आज का ये केस एक ऐसा केस है जिसने ये बताया कि कई बार ताकतवर लोग भी कितने कमजोर हो सकते हैं। अपने देश में अगर नेताओं और सरकार को छोड़ दें तो कहते हैं कि दूसरा जो सबसे पावरफुल और ताकतवर शख्स होता है वो है ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही। अफसर कायदे से सरकारें आती हैं और जाती हैं, नेता बदलते रहते हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब जनता चुनती है, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो सरकारी अफसर हैं वो जमे रहते हैं। कई बार ट्रांसफर के बाद कुर्सियां बदलती रहती है लेकिन वो सब अफसर रहते हैं। आज की कहानी इन दो ताकतवर लोगों के बीच की कहानी है। ये कहानी बिहार की है, एक आईएएस अफसर की है। एक आईएएस अफसर अपने आप में ताकतवर, लेकिन उस आईएएस अफसर की पत्नी के साथ एक नेता का बेटा रेप करता है, लगातार रेप करता है। न सिर्फ उसकी पत्नी के साथ बल्कि उस आईएएस अफसर की मां के साथ, भतीजी के साथ, घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों के साथ। और ये सारी चीजें 2 साल तक दबी रहती हैं। आईएएस अफसर को भी सच्चाई का बाद में पता चलता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां ये नेता ज्यादा ताकतवर थे। ये कहानी बिहार के चर्चित चंपा विश्वास कांड की। चंपा विश्वास आईएएस अफसर एक बिहार के थे, बीबी विश्वास उनकी पत्नी है। इस कहानी में बहुत सारी चीजें हुई। एक ताकतवर नेता का परिवार, एक आईएएस अफसर की पत्नी, पत्नी के ऊपर रेप का केस, पुलिस में जाकर कंप्लेन करना, पुलिस फाइल को दबा देती है, और कैसे एक गवर्नर के पास जब लेटर लिखा जाता है तब ये मामला खुलता है, फिर मीडिया में आता है, फिर क्या कुछ होता है। 18 जुलाई 1990 को बीबी विश्वास जो एक आईएएस अफसर थे, उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है। उसके बाद उन्हें बिहार में पोस्टिंग मिलती है और बिहार में 2 नवंबर 1995 को बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेली रोड के पास पर एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त जो आईएएस अधिकारी थे बीबी विश्वास 1982 बैच के, ये बिहार में समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे। और इसी समाज कल्याण विभाग के बोर्ड की चेयरमैन थी आरजेडी की एक ताकतवर नेता जिनका नाम था हेमलता यादव। तो जिस समाज कल्याण बोर्ड के सेक्रेटरी थे मिस्टर बीबी विश्वास, उनके चेयरमैन उसकी चेयरमैन थी हेमलता यादव। इनका सरकारी घर और बीबी विश्वास का सरकारी घर पटना के बेली रोड पर एक दूसरे से बिल्कुल लगा हुआ था, सटा हुआ था। यह मामला तूल तब पकड़ता है और सुर्खियों में तब आता है जब 1997 में चंपा विश्वास के तरफ से पुलिस को एक रिटर्न कंप्लेन दी जाती है, और उसमें यह था कि जो हेमलता यादव है उसका एक बेटा है जिसका नाम है मृत्युंजय यादव, 27 साल उसका उम्र है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि वो लगातार 2 साल से उसके साथ रेप कर रहा है। अब बिहार का एक नेता और वो 2 साल से एक आईएएस अफसर की बीवी का रेप कर रहा था, यह अपने आप में खबर दहलाने वाली थी। लेकिन शिकायत देने के बावजूद कुछ नहीं होता। पटना पुलिस कुछ नहीं करती, केस को दबा दिया जाता है। अलग अलग प्रेशर आते हैं, दबाव आता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। हार कर बीबी विश्वास और उसकी पत्नी चंपा विश्वास बिहार के उस वक्त के गवर्नर थे सुंदर सिंह भंडारी, उसको कंप्लेन देते हैं कि ऐसा ऐसा हम 2 साल से एक नेता के बेटे के जुल्म को सह रहे हैं। न सिर्फ उसका बेटा बल्कि उसके दोस्तों ने भी हमारे साथ रेप किया। फिर उसके बाद उसके नौकरानियों का, भतीजी का, उसकी माँ का, सबका रेप किया एक एक करके। इतना ही नहीं, उस कंप्लेन में यह भी था कि एक बार उसकी वजह से ये गर्भवती हुई, कोलकाता गई, अबॉर्शन करवाया। फिर भी रेप का सिलसिला चालू रहा। अब जुल्म का इंतहा देखिए कि उसके बाद उन्होंने अपनी नसबंदी करा ली ताकि कम से कम इस तकलीफ से निजात पा सके, क्योंकि रेपिस्ट रुकेगा नहीं, रेप करना छोड़ेगा नहीं, सरकार कुछ करेगी नहीं, पुलिस अपना फर्ज निभाएगी नहीं।
तो ऐसे में अपनी आवाज लेकर किस दरवाजे पर जाए, ये सोचकर एक परिवार और चंपा विश्वास नसबंदी तक करा लेती है। पुलिस से हार कर पटना के राज्यपाल तक ये परिवार पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी इसे बहुत सीरियसली लेते हैं और होम मिनिस्ट्री को भेजते हैं और कहते हैं कि जो ये मामला एक आईएएस ऑफिसर का है, उसके परिवार का है और इतना संगीन इल्जाम है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस वक्त पटना के डीजीपी नियाज अहमद थे, वो अपनी तरफ से भी जांच करते हैं, लेकिन उस जांच में कुछ नहीं निकलता है। एक तरह से वो इस आरोप को नकार ही देते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तब सत्ता में जो सरकार थी वो सरकार के विधायक के बेटे के ऊपर ये सारे इल्जाम थे और साथ ही उस विधायक के ऊपर भी ये इल्जाम थे कि उसके मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और वो खामोश थी और उसकी मां इस सब में शरीक थी। पटना पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, पटना गवर्नर के पास लेटर गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। यह मामला पहली बार तब फिर तूल पकड़ा जब उस वक्त बिहार में अपोजिशन के लीडर थे सुशील कुमार मोदी, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया है कैंसर से। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुंदर सिंह भंडारी को लिखे उस लेटर के और शिकायत के बारे में जानकारी दो, जो उस आईएएस की पत्नी ने लिखा था, जिसमें एक विधायक के बेटे पर इल्जाम था लगातार 2 साल तक रेप करने का। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये खबर मीडिया में आई, उसके बाद ये खबर फ्रंट पेज पर आई। पहली बार लगा कि ये कौन सा जंगल राज है जहां पे एक आईएएस अफसर का परिवार भी महफूज नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके थे बिहार में, जंगल राज उस समय परवान पे था, कानून व्यवस्था चौपट थी। उसमें एक आईएएस अफसर भी अगर अपने आप को सुरक्षित न महसूस करे तो फिर कौन सा समाज, कैसा सरकार जहां इंसान बच सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले ने तूल पकड़ा। उसके बाद इस मामले की जांच हुई। जब फिर बयान लिया गया तो चंपा विश्वास ने अपने बयान में बताया कि जब वो 1995 में पटना के बेली रोड के अपने सरकारी क्वार्टर में पहुंची तो उनके पड़ोस में हेमलता यादव का क्वार्टर था और उसका बेटा था 27 साल का। उस वक्त चंपा विश्वास की उम्र थी 30 साल और मृत्युंजय की उम्र थी 27 साल। और मृत्युंजय जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने वाला लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बात 7 सितंबर 1995 की है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थे और 2 और लोग आए और उन्होंने कहा कि हेमलता यादव के नौकर की तबीयत कुछ खराब है, तुम चलो। तो चंपा विश्वास उनके घर जाती है। वहां पर कुछ लोग, जो 2 लोग और मौजूद थे और वहां पर कुछ नेता भी थे, वो चंपा विश्वास को एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। उस कमरे में मृत्युंजय पहले से था। बाहर से ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। चंपा घबरा जाती है, दरवाजा पीटती है, खुलता नहीं है। मृत्युंजय उसके बाद उसके साथ रेप करता है। कुछ वक्त के बाद जब वो कमरे से बाहर आती है, रो रही होती है, तभी हेमलता यादव उसे धमकी देती है कि यह बात अपने पति और किसी को मत कहना, वरना पूरे खानदान को मार दिया जाता है और तुम्हारी नंगी तस्वीरें भी ले ली गई है, तुम्हें बदनाम कर दिया जाएगा। शर्म और इज्जत के मारे चंपा विश्वास खामोश हो जाती है, लेकिन यही खामोशी इस जुर्म को एक तरह से आगे बढ़ाता है। उसके बाद चंपा जब भी घर में अकेली रहती, मृत्युंजय पहुंच जाता उसके यहाँ और उसके साथ जबरदस्ती करता। कई बार वो अपने साथ कैमरे लेकर आता और तस्वीरें खेलता और उसके दम पर वो फिर उसे ब्लैकमेल करता। एक बार हेमलता भी आई मृत्युंजय यादव के साथ और उस दिन जो उसका बयान है उसमें कहा गया कि मृत्युंजय ने ये कहा कि वो चंपा विश्वास से शादी करना चाहता है, वो प्यार करता है। हेमलता यादव ने कहा कि हमारा बेटा स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, मैं भी चेयरमैन हूँ, कल को मंत्री बनूंगी, तुमको भी किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दूंगी, तुम शादी कर लो, तुम्हारा पति बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तुमसे उम्र में बड़ा है। और फिर धमकाया भी। चंपा विश्वास मानी नहीं, लेकिन इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। एक बार बीबी विश्वास की मां कोलकाता से पटना पहुंची। घर में बच्चे और बाकी को बीबी विश्वास लेके बाहर गए हुए थे। मृत्युंजय घर में घुसता है और उसकी मां के साथ बदतमीजी करता है। फिर उनकी भतीजी आई कल्याणी, उसके साथ भी रेप करता है,
घर में 2 काम करने वाली रेप मेड थी, उसके साथ भी रेप करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ वक्त के बाद बीबी विश्वास को भी ये सारी चीजें पता चल जाती है। फिर वो अपने जानकारों को ये बात बताते हैं पुलिस महकमे में कि ऐसी ऐसी कार्रवाई करनी है, क्योंकि धमकियां इनको लगातार मिल रही थी। उन्हें सलाह दिया जाता है कि आप खामोश रहें, किन लोगों की आप मुंह लग रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उधर बीबी विश्वास की मां अपने बेटे और बहू से कह रही थी कि तुम वहां रहना ठीक नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो, कलकत्ता शिफ्ट हो जाओ। लेकिन नौकरी भी थी, खामोश रहे और यह सिलसिला चलता रहा। 95 से लेकर 97 तक 2 साल लगातार चंपा विश्वास शिकार रही मृत्युंजय यादव का। इसके बाद जब गवर्नर के पास ये बात गई तो मामला खुला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला दर्ज हुआ, जांच हुई। इस जांच के बाद 1997 में जब प्रेशर पड़ा तो मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद हेमलता यादव गायब हो गई। हालांकि उस वक्त विधानसभा में भी यह मामला उठा। विधानसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि मैं हेमलता यादव के परिवार को पर्सनली जानता हूं और मृत्युंजय जैसा लड़का ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। आप ये समझिए कि विधानसभा में एक नेता तक एक रेपिस्ट को क्लीन चिट दे रहे थे। खैर, तमाम दबाव के बाद प्रेशर जब चारों तरफ से गया पड़ा, मामला खुल गया, मीडिया में आया, तो सरकार को हरी झंडी देनी पड़ी और मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पर हेमलता भाग गई। अब उनके खिलाफ भी मुकदमा वही था, धाराएं वही थी। 2 महीने तक वो भागी रही, पुलिस उन्हें ढूंढती रही। आखिरकार 2 महीना बाद हेमलता यादव ने भी सरेंडर कर दिया। करीब 5 साल तक जेल में रहा मृत्युंजय। 5 साल के बाद उसे जमानत मिल गई, वो बाहर आ गया। हेमलता यादव भी 3 साल से ज्यादा जेल में रही, फिर बेल पे बाहर आ गई। मुकदमा चलता रहा। 2002 में पटना के लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में मृत्युंजय को चंपा विश्वास के रेप के लिए गुनहगार ठहराया और 10 साल कड़ी सजा का ऐलान किया मृत्युंजय के लिए। इस गुनाह में शामिल होने के लिए मृत्युंजय की मां हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन उस वक्त तक हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा की सजा जेल में काट चुकी थी। उसके बाद बेल पर बाहर आई थी, इसीलिए उसे आगे जेल जाने की जरूरत फिर नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक फैसला आया तब तक वो 3 साल जेल में काट चुकी थी और अदालत ने भी 3 साल की ही सजा सुनाई। 10 साल की सजा मृत्युंजय को मिली। इसके बाद इस फैसले को मृत्युंजय ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 8 साल बीते। इन 8 सालों में मृत्युंजय फिर जमानत पर बाहर रहा। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मृत्युंजय कुमार को बरी कर दिया। निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी और ऊपरी अदालत ने सीधे सीधे बरी कर दिया। दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि 2 साल तक लगातार रेप होता रहा। उसमें कई ऐसे लूपहोल्स हैं जो चंपा विश्वास के खिलाफ जा रहे हैं कि 2 साल तक वो खामोश रही। उसके पति एक IAS ऑफिसर थे, इतने ताकतवर थे। क्यों जमाने के सामने ये बातें नहीं रखी गई? क्यों उन्होंने गर्भपात कराया? क्यों उन्होंने नसबंदी कराई? उनकी परिवार के बाकी एक एक कर महिलाओं के ऊपर ये जुल्म ढाते रहे, फिर भी वो खामोश क्यों रही? और जहां तक डिफेंस के वकील का सवाल है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, यही वजह है कि 2 सालों तक उनका ये रिश्ता चला। उसके बाद चंपा विश्वास मृत्युंजय से शादी के लिए अड़ गई। इसीलिए जब मृत्युंजय ने मना किया तो उन्होंने इल्जाम लगाकर इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। गवाहों और सबूत जिस तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देनी चाहिए वो दे नहीं पाए। जो सरकारी वकील थे जिसको जिस तरह से कोर्ट में केस को रखना चाहिए वो रख नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि एक IAS ऑफिसर का परिवार जो एक नेता के बेटे के हाथों 2 साल तक लुटता रहा, उसे देश के कानून ने बरी कर दिया। इस केस के दौरान कंप्लेन के बाद बहुत सारी धमकियां मिली।
तो बीबी विश्वास और चंपा विश्वास अपना छोड़ के दिल्ली आ गए। एक और दलील ये दी गई सरकारी वकील के तरफ से और हेमलता यादव के तरफ से भी कि ये सारे इल्जाम इसलिए भी लगाए थे बीबी विश्वास ने कि जब वो समाज कल्याण बोर्ड में सचिव थे और उस बोर्ड के चेयरमैन हेमलता यादव थी, तो उसने कई अनियमित छुट्टियां ली थी गलत तरीके से और उसकी जांच चल रही थी और उस जांच से बचने के लिए उन्होंने ये इल्जाम लगाकर दबाव डालने की कोशिश। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि जब वो समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन थे तो करीब 500 ऐसी नौकरियों की भर्तियां हुई थी जिसमें घोटाले हुए थे, तो उस घोटाले के लिए उसके खिलाफ जांच कर रही थी, तो इस घोटाले की वजह से उन्होंने ये इल्जाम लगाए। तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप होते रहे। परिवार डर के मारे पटना छोड़ चुका था, दिल्ली आया। इसके बाद चूंकि फिर बिहार और झारखंड अलग हो गए तो बीबी विश्वास को झारखंड कैडर मिला। वो 2000 में ही झारखंड चले गए, वहां पर कुछ वक्त रहे, बाद में उनकी मौत हो गई। चंपा विश्वास ने पटना छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, फिर झारखंड गए। उसके बाद उन्होंने झारखंड छोड़ दिया। अब वो कोलकाता में बहुत ही गुमनाम सी जिंदगी जी रही हैं, इस अफसोस और इस गिले के साथ कि एक ताकतवर शख्स, एक इतने बड़े अफसर की पत्नी होते हुए वो अपनी अस्मत, अपनी इज्जत को नहीं बचा पाए और एक नेता और एक उसका परिवार उसे कुचलता रहा और एक नेता के बेटे ने अपने ताकत के बलबूते पर न सिर्फ उसे रौंदा बल्कि कानून की जंग में भी वो जीत कर निकल गया। बिहार में ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं, बॉबी कांड हो, शिल्पी कांड हो, लेकिन एक चीज और है कि अब थोड़ी सी एक तब्दीली आई है कि अदालतें अब सख्त हैं, कई बार सजा सख्त मिलती है। वरना कुछ वक्त पहले के ऐसे कुछ किस्से मैं आपको आगे सुनाऊंगा कि बहुत बड़े बड़े जुर्म हैं लेकिन अदालतों ने उस जुर्म की इतनी कड़ी सजा दी नहीं। खैर, आज की हम अपनी इस कहानी को यहीं खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल फिर एक नए कहानी के साथ हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसी तरह से मेरा चैनल भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।